पौधे के अंदर आपको ज़्यादा शाखाएं नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा शाखाएं रखने की वजह से पौधे के अंदर वायु का संचार अच्छे से नहीं हो पाता है और बाहर की जो धूप होती है वह पौधे के अंदर नहीं जा पाती है, जिसकी वजह से जो फल पौधे के अंदर लगते हैं उन तक धूप नहीं पहुंच पाने की वजह से वे छोटे रह जाते हैं और उनकी गुणवत्ता भी अच्छी नहीं होती। इसलिए आपको नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बागवानी में। मैं हूं आपका दोस्त श्री किशन अहिरवार, MSc फ्रूट साइंस। आज अनार की पार्ट 2 वीडियो में जानेंगे कि अनार की ट्रेनिंग कैसे की जाती है, फ्लावरिंग रेगुलेशन कैसे करते हैं और वाटर ट्रीटमेंट क्या होता है और कौन से टाइम अनार की फसल लेनी चाहिए, और साथ ही साथ जानेंगे कि फ्रूट क्रैकिंग को कैसे कंट्रोल करें और ये किस वजह से होती है। अगर आपने हमारी अनार की पहली वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को भी देख लें, मैं आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर लिंक दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बात करते हैं ट्रेनिंग क्या होती है। ट्रेनिंग में हम जब पौधा 2 से 3 साल का होता है तब पौधे को एक ढांचा प्रदान करते हैं, मतलब जो शाखाएं रहती है जो ज्यादा बढ़ जाती हैं उनको हम काट छाट कर एक निश्चित शेप देते हैं, जिससे पौधे को अच्छी सी धूप मिले, अच्छी सी हवा का उसमें संचार हो, और जब इसमें फल आए या फूल आए तो ये पौधे में अच्छे से चारों तरफ से धूप लगती रहे, जिससे पौधे की बढ़वार अच्छी हो और हमें अच्छी पैदावार मिले। इसलिए हम शुरुआती दिनों में ट्रेनिंग करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर ट्रेनिंग कैसे की जाती है। जब आप अपने पौधों को खेत में लगा दें और जब पौधे खेत में 2 से 3 महीने के हो जाएं, तब आपको जितने भी पौधे की नीचे से जो शाखाएं निकलती हैं उनको हटा देना है और पौधे को बढ़ने देना है। जब पौधा 1 मीटर का हो जाए तब आपको पौधे के ऊपरी भाग को काट देना है, जिससे पौधे के नीचे से बहुत सारी शाखाएं निकलेंगी। उसमें से आपको केवल 4 से 5 शाखाएं रखनी है, और जो भी शाखाएं आप रखे वह ग्राउंड से 60 से 75 सेंटीमीटर ऊपर होनी चाहिए, और उसके बाद पौधे को बढ़ने देना है। पौधे के अंदर आपको ज्यादा शाखाएं नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा शाखाएं रखने की वजह से पौधे के अंदर वायु का संचार अच्छे से नहीं हो पाता है और बाहर की जो धूप होती है वह पौधे के अंदर नहीं जा पाती है, जिसकी वजह से जो फल पौधे के अंदर लगते हैं उन तक धूप नहीं पहुंच पाने की वजह से वे छोटे रह जाते हैं और उनकी गुणवत्ता भी अच्छी नहीं होती। इसलिए आपको पौधे में 4 से 5 शाखाएं रखनी है जो कि चारों दिशा में फैली हो, जिससे पौधे को अच्छी धूप भी मिले और अच्छा सा वायु का संचार हो, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। अनार में साल भर में 3 बार फूल आते हैं, जिसको हम बहार कहते हैं। जो फूल जून जुलाई में आते हैं उसको हम मृगवार कहते हैं, और जो फूल सितंबर अक्टूबर में आते हैं उसको हम हस्तेवार कहते हैं, और जो फूल फरवरी मार्च में आते हैं उसको हम अम्बेवार कहते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात हमें ये जानना है कि हमें इन तीनों बहारों में से कौन सी बहार लेना चाहिए, मतलब हमें इन तीनों बहारों में से कौन से फल लेना चाहिए जिससे हमारे फलों की गुणवत्ता अच्छी रहे और हमें मार्केट में इसका अच्छा भाव भी मिले। तो चलिए जान लेते हैं हमें कौन सी क्रॉप लेना चाहिए और कौन सी क्रॉप नहीं लेना चाहिए। इसको जानने से पहले हमें बहार ट्रीटमेंट को समझना पड़ेगा कि किस प्रकार बहार ट्रीटमेंट करके हम क्रॉप को रेगुलेट कर सकते हैं। जैसे ही पौधा 6 से 7 साल का हो जाता है तो वह अपनी पूरी पोटेंशियल से यील्ड देने लग जाता है, मतलब अपनी पूरी पोटेंशियल से वह उत्पादन देने लग जाता है। उसमें पूरे साल फूल भी आते हैं और फल भी लगते हैं, लेकिन बावजूद उसके हमें अच्छे से यील्ड और अच्छी क्वालिटी की यील्ड नहीं मिल पाती है। इसका कारण ये है कि अगर आप पौधे को रेस्ट नहीं देंगे और तीनों बहार को, मतलब मैंने आपको बताया जैसे कि इसमें फूल फरवरी मार्च में भी आते हैं, जून जुलाई में भी आते हैं और सितंबर अक्टूबर में भी आते हैं। अगर आप इन तीनों बहार को लेते रहेंगे तो आपको छोटे छोटे फल मिलेंगे और अच्छी क्वालिटी भी नहीं होगी उनकी। इसलिए अगर आपको ज्यादा उत्पादन चाहिए तो आपको पौधे को रेस्ट देना पड़ेगा, मतलब पौधे को आराम देना पड़ेगा। मतलब जैसे तीनों बहार होती हैं तो आपको केवल 2 बहार को लेना है, तो उसको एक बहार नहीं लेंगे तो उसके बीच में पौधे को रेस्ट मिल जाएगा, जिसकी वजह से पौधे में नेक्स्ट सीजन में अच्छी यील्ड आएगी और यूनिफॉर्म यील्ड आएगी और मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको प्रोडक्शन मिलेगा। और साथ ही साथ इसमें डिजीज और पेस्ट का अटैक भी कम होगा, मतलब आपके इसमें बीमारियां कम आएंगी और साथ ही साथ बहुत सारे इंसेक्ट भी कम हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि क्रॉप रेगुलेशन कैसे करते हैं। क्रॉप रेगुलेशन करने के लिए आपको पौधे के चारों तरफ गुड़ाई करना पड़ेगी, या फिर आपको पौधे के चारों तरफ थोड़ी थोड़ी खुदाई करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपकी पौधे की जो जड़ें रहती हैं वे दिखने लग जाए। जब उन जड़ों पर बाहर से धूप पड़ेगी तो पौधे में स्ट्रेस आएगा, और स्ट्रेस आने की वजह से उसमें अगले सीजन में अच्छी फ्लावरिंग होगी और पौधे को रेस्ट भी मिल जाएगा। क्रॉप रेगुलेशन के लिए और पौधे को रेस्ट देने के लिए आपको एक फसल को नहीं लेना है, जैसे आपको हस्तेवार की फसल को नहीं लेना है, या फिर अम्बेवार की फसल को नहीं लेना है, या मृगवार की फसल को नहीं लेना है। तो आपको क्या करना है कि जब उसमें फूल आ जाए तो आपको उसमें केमिकल्स का स्प्रे कर देना है,
जिसकी वजह से फूल झड़ जाएंगे, और फूल झड़ जाएंगे तो पौधे की जो एनर्जी रहेगी वो पौधे के अंदर स्टोर रहेगी, और नेक्स्ट सीज़न में जब फ्लावरिंग आएगी तो बहुत अच्छी आएगी और आपका उत्पादन भी बहुत अच्छा होगा। पौधे को रेस्ट देने के लिए और क्रॉप रेगुलेशन करने के लिए आपको एक काम ये करना है कि जब पौधे में फूल आने वाले हों उससे 2 या 2.5 महीने पहले आपको पौधे को पानी देना बंद कर देना है, जिसकी वजह से पौधे की जो एक्टिविटी रहेगी वह कम हो जाएगी और पौधे में ग्रोथ नहीं होगी, और जब नेक्स्ट सीजन में उसमें फ्लावरिंग होगी तो उसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी। इसलिए आपको पौधे को 2 महीने पहले से या 2.5 महीने पहले से पानी नहीं देना चाहिए। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सी फसल लेनी चाहिए, जून जुलाई वाली लेनी चाहिए, सितंबर अक्टूबर वाली लेनी चाहिए, या फिर फरवरी मार्च वाली लेनी चाहिए। मैं आपको कुछ 3-4 पॉइंट बता रहा हूँ, इस बातों पर निर्भर करेगा कि आपको कौन सी फसल लेनी चाहिए। अगर आपके एरिया के जो क्लाइमेट है वे कौन सी फसल के लिए अच्छा है, दूसरा आपके यहाँ पर पानी की जो उपलब्धता है वह कैसी है, तीसरा जो आपकी जो मार्केट वैल्यू है वह कैसी है, मतलब आप जो फसल ले रहे हैं जब वो फसल हार्वेस्ट होगी तो आपको उसका मार्केट वैल्यू कैसा मिलेगा और मार्केट में कंपटीशन कैसा रहेगा। चौथा, जो फसल आप ले रहे हैं उस टाइम पे आपके यहाँ पर जो इंसेक्ट पेस्ट रहते हैं, जो कीड़े मकोड़े रहते हैं, उनका प्रकोप कितना होता है। इस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से टाइम की फसल लेना है। मुख्य रूप से हम 2 फसल लेते हैं, पहली मृग बहार, दूसरी अम्बे बहार। मृग बहार में आपके जून जुलाई से फूल आना शुरू हो जाते हैं, इसलिए आपको पौधों को अप्रैल से ही पानी देना बंद कर देना चाहिए। दूसरा है अम्बे बहार। अम्बे बहार में आपके फरवरी मार्च में फूल आना शुरू होते हैं, इसलिए आपको पौधों को नवंबर से ही पानी देना बंद कर देना चाहिए। लेकिन हम हंसते बहार की फसल को नहीं लेते हैं, क्योंकि इसके फूल सितंबर अक्टूबर से आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन हम इसमें पानी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे भारत में जून से ही बरसात शुरू हो जाती है और वह सितंबर तक चलती है। और जैसा कि मैंने बताया है कि अगर आपको क्रॉप रेगुलेशन करना है तो आपको कम से कम 2 से 2.5 महीने पहले पौधे को पानी देना बंद करना पड़ेगा, लेकिन हम हंसते बहार में ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह से इसमें फ्रूट क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती और इसके जो फल रहते हैं वे भी छोटे रहते हैं, इसलिए हम हंसते बहार की फसल को नहीं लेते हैं। अब जान लेते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा फ्रूट हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण 3-4 बिंदु बता रहा हूँ, जिसके जरिए आप पता लगा सकते हैं कि हमारा फ्रूट अब हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। पहला, फूल आने से 150 से 170 दिन बाद। दूसरा, जब फल का कलर ग्रीन से येलो या रेड होने लग जाए तब। तीसरा, जब फ्रूट सॉफ्ट हो जाए और जो उसमें उभरी हुई सतह है वह फ्लैट हो जाए। और चौथा, जब जो फूल वाले पार्ट होते हैं वे सूखकर नीचे गिर जाए, तब आपको समझ लेना है कि आपका अनार का फल अब हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। अब बात करते हैं अनार की हार्वेस्टिंग कब की जाती है या अनार के फलों की तुड़ाई कब की जाती है। जैसे ही आपके बगीचे में या अनार के पौधों में फूल आना शुरू हो जाए, उसके 5 से 7 महीने बाद आप अनार के फलों की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन फलों का मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है, तभी उनकी हार्वेस्टिंग करें। और आपको हार्वेस्टिंग में देरी नहीं करना है। अगर आप हार्वेस्टिंग में देरी करेंगे तो आपके फल फटने के चांसेस रहते हैं, इसलिए आपको 1 महीने में 2 से 3 हार्वेस्टिंग करना है और पूरे फलों को तोड़ लेना है। हार्वेस्टिंग के बाद आपको अनार के फलों को एक छाया वाली जगह में रखना है, जिससे जो बाहर की जितनी भी हीट रहेगी वे उनसे निकल जाए और उनकी जो स्किन रहती है वे थोड़ी हार्ड हो जाए, जिससे आपको यह फ़ायदा होगा कि आप जब ट्रांसपोर्ट करेंगे इन फलों को तब ये बेकार नहीं होंगे और ये काफ़ी लंबे समय तक टिके रहेंगे। इसलिए आपको इनको छाया वाली जगह पर रखना है, जिससे इनकी जो बाहर की गर्मी रहती है वह निकल जाए। फलों की हार्वेस्टिंग आपको टाइम पे करना है। अगर आप जल्दी कर लेंगे या इमेच्योर फ्रूट्स रहेंगे, मतलब जो पक नहीं पाएंगे, अगर उनकी आप हार्वेस्टिंग कर लेंगे तो उनको आप ज़्यादा दिन तक भी नहीं रख सकते और आपको जब आप ट्रांसपोर्ट करेंगे तब भी उनके खराब होने के चांसेस रहेंगे, इसलिए आपको हार्वेस्टिंग समय पर करना है। अब बात करते हैं अनार की फ्रूट क्रैकिंग की, मतलब जो फल फटते हैं वो किस वजह से फटते हैं और ये कहाँ पर ये कंडीशन देखी जाती है। मेनली ये कंडीशन जहाँ की जलवायु थोड़ी सूखी टाइप की रहती है या जिसमें नमी कम रहती है वहाँ पर देखी जाती है। इसमें मेनली आपका जो सोइल मॉइस्चर रहता है, जो मिट्टी में नमी रहती है, उसका कभी ज़्यादा हो जाना, कभी बिल्कुल कम हो जाना, इसलिए होता है। मान लीजिए कि आपने आपके पौधों में बहुत दिनों से पानी नहीं दिया है और आप अचानक से उसमें पानी देते हैं, तो इसकी वजह से आपके फल फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर दिन और रात का जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस रहता है वह ज़्यादा हो जाता है,
तब भी फल फट जाते हैं। या फिर दिन का तापमान अचानक से बढ़ जाना या रात का तापमान अचानक से कम हो जाना, इसकी वजह से भी फ्रूट क्रैकिंग की समस्या होती है। अगर मान लीजिए दिन का तापमान अचानक से ज़्यादा हो जाता है और रात का तापमान अचानक से कम हो जाता है, इसकी वजह से भी फ्रूट क्रैकिंग की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। ये तो हुई बात जब फ्रूट्स बड़े बड़े हो जाते हैं, तब मॉइस्चर की वजह से और दिन और रात के तापमान की वजह से फ्रूट क्रैकिंग होती है। लेकिन जब छोटे छोटे फल होते हैं उस टाइम पर आपकी बोरोन की कमी से भी ये समस्या देखने को मिलती है। लंबे समय के सूखे अंतराल के बाद अचानक से बारिश का हो जाना भी फ्रूट क्रैकिंग की समस्या को बढ़ा देता है। जैसे ही बारिश होती है, पौधा बहुत सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से फ्रूट का जो पल्प रहता है वह बढ़ जाता है और आउटर स्किन फट जाती है, जिसके कारण आपकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है और साथ ही साथ प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। इसलिए आपको रेगुलर इंटरवल पर पानी देना है और साथ ही साथ जब फल छोटे रहे उस टाइम पे बोरेक्स का 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से स्प्रे करना है। या फिर आप फूल आने से पहले GA3 का 250 ppm का छिड़काव कर सकते हैं। ये आपको जून के महीने में करना है, जिसकी वजह से आपकी फ्रूट सेटिंग भी अच्छी होगी और आपका प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। जय किसान जय विज्ञान।